अच्छा, थ्योरम नंबर 1, फर्मट्स लिटिल थ्योरम, चैप्टर नंबर 4, हम इसे प्रूफ करेंगे इस लेक्चर में। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट मेरे पास है, इफ p इज अ प्राइम नंबर, अगर p मेरे पास एक प्राइम नंबर है एंड a बिलोंग्स टू z, a कोई सा भी इंटीजर है, देन a की पावर p वो कॉन्ग्रुएंट होगी a मॉड p के। तो ये कॉन्ग्रुएंस में हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये थ्योरम जो है। यानी कि हमारे पास अगर पावर आ रही है, फॉर एग्जांपल 500 की पावर 11 है, तो वो 500 की पावर 11 500 के कॉन्ग्रुएंट होगा। सो मैं 500 की पावर 11 की जगह पे 500 जो है वो लिख सकता हूँ। तो इस तरह से हम बड़े जो नंबर होते हैं उनकी जगह पे हम स्मॉल नंबर जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं इस थ्योरम की हेल्प से। तो चलें इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ देखने से पहले मैं आपको बताऊंगा रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम। हमने पहले भी चैप्टर नंबर 3 में इसको डिस्कस किया था, लेकिन मैं थ्योरम को शुरू करने से पहले एक दफ़ा आपको इसको रिवाइज एक दफ़ा करवा देता हूँ। ये बेसिकली हम लोगों ने इसमें थ्योरम के अंदर हमने यूज़ करना है। तो हम कहते हैं कि एक सेट हमारे पास है A1 A2 एंड सो ऑन AK, कोई सा भी सेट हम लें, मॉड मॉड M में है, हम इसे रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम कहते हैं अगर AI M के को प्राइम हो। यानी कि इसमें से आप कोई भी एलिमेंट पिक करें तो वो इसके साथ को प्राइम होना चाहिए। फॉर ऑल आई मैंने लिख दिया, यानी कि A1 भी M के साथ को प्राइम है, A2 भी M के साथ को प्राइम है एंड सो ऑन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो है ना, पहला इसकी जो फर्स्ट इसका जो एक्सियम है। सेकंड ये है कि हमारे पास अगर मैं कभी भी दो एलिमेंट्स पिक करता हूं सेट में से AI और AJ, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। सो आसान लफ्जों में पूरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें से कोई से भी दो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये इसकी सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन जो है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर वो फाई ऑफ एम होने चाहिए। फाई ऑफ एम के बारे में हम जानते हैं कि फाई ऑफ एम का आंसर क्या आता है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं एम से लेस और एम से को प्राइम। ठीक है, जैसे कि हम अगर फाई ऑफ 7 की बात करते हैं तो 7 से लेस नंबर लेने हैं सभी, जैसे 1 7 से लेस है और 7 से को प्राइम भी है, 2 7 से लेस है, 7 के को प्राइम भी है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। ये सारे नंबर 7 से लेस हैं और 7 के साथ को प्राइम भी हैं, तो फाई ऑफ 7 का आंसर आ जाएगा 6। तो नंबर ऑफ फाई ऑफ एम निकालने, जो इसका आंसर निकलता फाई ऑफ एम का, उतने एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आने चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी, हम इसको ये समटाइम ये बड़ी यूजफुल रहती है। हम कहते हैं फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जी, आप कोई भी इंटीजर अगर ले लो जेड में से जो एम के साथ को प्राइम हो, ठीक है, तो वो इंटीजर इनमें से किसी एक यूनिक के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ठीक है, ये हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास सेट है ना, अगर एक 1 2 3 4 5, तो आप कोई भी एक एलिमेंट लेते हो, फॉर एग्जांपल आप मॉड 6 में है, तो आप एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल ले लेते हो 11, तो 11 हमें पता है 6 के साथ को प्राइम है, तो पहले तो आपने इस तरह से देखना है कि वो आपका m के साथ को प्राइम भी होना चाहिए। अब 11 इनमें से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट होगा, और हम कह सकते हैं कि 11 किसके कॉन्ग्रुएंट है इस सेट में। ठीक है, 11 कॉन्ग्रुएंट होगा 5 के मॉड 6 में। तो ये देखिए, तो इस तरह से कोई भी नंबर आप z में से चूज करो जो m के साथ को प्राइम हो, तो जब आप उसे चूज कर लोगे उस नंबर को, तो वो फिर आप देखोगे कि वो आपके पास जो रिड्यू सेट पड़ा है उनमें से अगर किसी एक के को प्राइम निकल आता है, तो ये फिर आपके थर्ड कंडीशन जो है ना हम कहते हैं कि पूरी कर रहा है। ओके, अब हम इन तीनों कंडीशंस को यूज करके हम अपने अब थ्योरम को प्रूव करते हैं। ओके, प्रूफ।
अच्छा, इसके दो केस बनते हैं। आपके पास जो प्राइम नंबर है, हो सकता है वो ए को डिवाइड करे, हो सकता है वो ए को डिवाइड ना करे। तो मैं केस 1 लेता हूं, पी डिवाइड नहीं करता ए को। अच्छा, अगर पी ए को डिवाइड नहीं ना करेगा तो फिर ए का पी के साथ जीसीडी क्या होगा? 1 होगा। तो हम ऐसा करते हैं, एक सेट बना लेते हैं, कंसीडर अ सेट। कंसीडर एस इक्वल टू, मैं सेट बनाता हूं 1 2 3 एंड सो वन पी माइनस 1 तक। यानी कि ये पी है ना, मॉड पी है, तो इससे छोटा क्या होगा? पी माइनस 1। तो मैंने 1 से लेके पी माइनस 1 तक पूरा एक मैंने सेट बना लिया। अच्छा, आप देख सकते हैं कि एस इज आर आर एस, ये रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम बनाता है। क्यों? इसमें से अगर आप कोई भी एलिमेंट देखो, ये पी से छोटे एलिमेंट्स हैं ना सभी, तो पी इनमें से किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकता। पी डिवाइड कर सकता है सिर्फ अपने आप को, तो वो तो पी तो इधर है नहीं है, तो पी से छोटे एलिमेंट्स हैं, तो इन सभी के साथ पी क्या होगा? को प्राइम। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई कि सेट का हर एलिमेंट जो है ना, वो अपने मॉड के साथ को प्राइम होना चाहिए। सेकंड, इनमें से अगर आप देखो तो कोई से भी दो एलिमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं आते, ये आप इजीली चेक कर सकते हैं। और थर्ड, इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? पी माइनस 1। और पी माइनस 1 आपको पता है इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होने चाहिए थे? मैंने बोला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए थे 5 ऑफ एम, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए 5 ऑफ पी। और 5 ऑफ पी का आंसर क्या आता है? पी माइनस 1 ही तो आता है। यानी कि पी से छोटे नंबर जो पी के साथ को प्राइम भी हैं, तो वो पी से छोटे नंबर पी माइनस 1, पी माइनस 2, पी माइनस 3 एंड सो ऑन 3 टू 1 तक, वो सारे ही पी के साथ को प्राइम है, इसलिए 5 ऑफ पी पी माइनस 1 ही आएगा। तो इसलिए ये सेट तीनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है, तो ये रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम बनाता है। और ये वैसे भी आपने याद रखना है कि 1 से लेके अगर आप कभी भी पी माइनस 1 तक ले लो ना, जैसे पी आपका अगर प्राइम नंबर अगर 7 है, तो 1 से लेके अगर आप 6 तक नंबर ले लो, तो ये रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम बनाते हैं। तो इनको वैसे बार बार चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम एक और सेट कंसिडर करते हैं। कंसिडर, मैं ये ए लेता हूँ और इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ हर एक एलिमेंट से, ए एस बन जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए 2a 3a एंड सो ऑन p माइनस 1a। तो ये जो हमारे पास सेट बना है ना अभी ए एस, हम देखेंगे क्या ये भी बनाता है रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम के नहीं। तो इसे हम चेक करते हैं। देखें, नंबर 1 कंडीशन, हमने प्रूव करना है इनमें से हर एक एलिमेंट p के साथ को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, यही फर्स्ट कंडीशन है। तो देखिए, p डिवाइड नहीं करता ए को, हम जानते हैं, हमने केस 1 में यही बोला है, उसी को हम कंसिडर कर रहे हैं। और हमें यह भी पता है कि p इन सभी के साथ b को प्राइम है, इसलिए क्योंकि रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है ना, तो इन सभी के साथ p जो है वो को प्राइम है। अगर मैं इसको i कह दूं, i इक्वल हो सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन p माइनस 1, तो इसका मतलब है p डिवाइड नहीं करेगा i को भी। मैं इधर लिख देता हूं कि ये i, अगर मैं इसे कहता हूं तो i और जो जो मॉडुलो p है वो आपस में क्या है, उनका जीसीडी भी 1 है। सो p डिवाइड नहीं करेगा i को भी। तो p a को भी डिवाइड नहीं करता, i को भी नहीं करता, इसका मतलब है p डिवाइड नहीं करेगा i a को भी।
फॉर i1 टू p-1। इसका मतलब है आई ए क्या होगा, आई की वैल्यू अगर 1 लूँ तो 1a, i2 लूँ तो 2a, 3a, 4a, यानी कि p डिवाइड नहीं करता इनमें से किसी भी नंबर को इस सेट में से। इन दो बातों से मुझे ये पता चल गया। इसका मतलब है ये सभी नंबर यानी कि सभी ए आई जो हैं वो p के साथ आपको फिर क्या देंगे, GCD 1 देंगे फॉर ऑल i इक्वल टू 1 टू p-1। सो फर्स्ट कंडीशन इन्होंने पूरी कर दी। सेकंड कंडीशन, हमने ये प्रूफ करना है इसमें से कोई से भी दो एलिमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो मैं कहता हूं अगर कोई आई ए कॉन्ग्रुएंट हो जाए जे ए के, यानी कि दो एलिमेंट, एक मैंने आई ए एलिमेंट पिक किया, एक मैंने जे ए किया है, और उनको मैं मॉड पी में अगर कॉन्ग्रुएंट मान लूं, मैंने प्रूफ तो करना था कि ये नहीं पॉसिबल जब आई जे के बराबर नहीं है, तो लेकिन मैंने फिल वक्त मान लिया कि हैं। तो अब देखेंगे कंट्राडिक्शन जनरेट होती है कि नहीं कोई। इसका मतलब है p डिवाइड करेगा आई ए माइनस जे ए को, इसका मतलब है p फिर डिवाइड करेगा a कॉमन ले लो i माइनस जे को। अब p a को तो डिवाइड कर नहीं सकता, हमें पता है, हमने केस 1 में जो लिया है। सो p डिवाइड करेगा i माइनस जे को। तो इधर से मैं लिख सकता हूं i कॉन्ग्रुएंट टू j मॉड p। ये बनेगा ना p डिवाइड i माइनस जे से, कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इससे तो ये पता कि i फिर j के बराबर निकल आया इधर से, दैट इम्प्लाइज i इज इक्वल टू j। लेकिन हमने तो कहा था कि ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, i j के बराबर मैंने नहीं था लिया। एंड पे जब मैंने इसको माना तो मेरे पास सॉल्व करके निकल आया कि i j के बराबर है। तो इससे कंट्राडिक्शन आ गई। तो इससे हमें ये पता चला कि जो मैंने ये बात मानी थी ना कि दो एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो गलत है। कोई दो एलिमेंट इस सेट में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। सो सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई। थर्ड कंडीशन ये कहती है कि हमारे पास इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाई ऑफ पी आने चाहिए। देखें इसमें फाई ऑफ पी एलिमेंट्स हैं, हमें पता है, और हमने जब ए से मल्टीप्लाई किया है तो हमने देखा है कोई दो एलिमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं बने, ये सारे एलिमेंट्स डिफरेंट रहे हैं। और ए से मल्टीप्लाई करने से एलिमेंट बढ़ तो जाएंगे नहीं। सो ना एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट आपस में बने हैं, सो काम भी नहीं हुए। अगर दो एलिमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट बन जाते तो फिर हम उसमें से एक को निकाल देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो ना कम हुए ना बढ़े। इसका मतलब है इस सेट के अंदर भी एग्जैक्टली फाई ऑफ पी एलिमेंट्स ही मौजूद हैं। सो हम कहेंगे ए एस हैज एग्जैक्टली फाई ऑफ पी एलिमेंट्स, यानी कि p-1 एलिमेंट्स। सो तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। सो हम बोलेंगे कि ये सेट जो है ये भी रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम बनाता है। अब देखिए मेरे पास दो सेट्स आ गए, एक मेरे पास S आ गया 1 2 3 एंड सो 1 p-1 तक, ये भी रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है। और एक मैंने सेट AS बना लिया और मैंने इसे भी चेक कर लिया A 2A 3A एंड सो 1 p-1A, ये भी मेरे पास रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी p-1 है। इसका मतलब है ये सेट इसी की परमुटेशन ही है, यानी कि इसके एलिमेंट्स ही आगे पीछे किए गए हैं, ये कोई नया सेट नहीं है। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि अभी के लिए मैं इस तरह से इसको लिखता हूं, ये मेरे पास A 2A 3A एंड सो ऑन p-1 इंटू A, और ये है मेरे पास 1 2 3 एंड सो ऑन p-1। मैं ऐसा करता हूं कि इसको अभी के लिए मैं
रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मान लेता हूं और इनको मैं नॉर्मल इंटीजर्स मानता हूं। तो हमने ये जो कंडीशन लिखी थी ना लास्ट वाली कि हर इंटीजर जो m के साथ को प्राइम होता है वो किसी इनमें से किसी एक के यानी कि सेट में से ही किसी एक के कॉन्ग्रुएंट निकलता है। तो वो कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। इसे मैं रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मान रहा हूं और इनको मैं आई का नाम दे रहा हूं। आई मेरा 1 से लेके p-1 तक है। इनको मैं नॉर्मल इंटीजर्स अभी कंसिडर कर रहा हूं। तो इनमें से कोई भी एक जिसे मैं जे ए कह दूं वो यानी कि फॉर ऑल कोई भी आप एक पिक कर सकते हैं। हर एक कॉन्ग्रुएंट निकलेगा किसके, किसी यूनिक आई के। ये किसी यूनिक आई के कॉन्ग्रुएंट आएगा मॉड पी में। ये हम थर्ड कंडीशन को मैंने बोला था हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि ए इनमें से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब ए इनमें से क्योंकि ये रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है ना तो हर एक नंबर ने किसी यूनिक के कॉन्ग्रुएंट आना है। ए अगर 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गया तो ए अब किसी और के कॉन्ग्रुएंट नहीं आ सकता। इसी तरह 2a जो है वो भी किसी एक यूनिक के कॉन्ग्रुएंट होगा थर्ड कंडीशन के मुताबिक। ठीक है, ये जे ए वाला सेट है। जे भी 1 से p-1 तक है आपका। इसी तरह 3a भी किसी यूनिक के कॉन्ग्रुएंट होगा। अच्छा, अब देखिए एक बात माइंड में आ सकती है कि जे फॉर एग्जांपल 2a जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है फॉर एग्जांपल 3 के मॉड p में। अब क्या 4a भी 3 के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? भाई पॉसिबल तो है। 2a एक यूनिक नंबर के कॉन्ग्रुएंट है, 3 के अलावा और किसी के नहीं है। तो ठीक है, यही कंडीशन है। इसी तरह 4a जो है वो भी किसी यूनिक नंबर के कॉन्ग्रुएंट है और किसी के नहीं है। सही है, लेकिन फिर देखें होगा क्या। जब दोनों 3 के कॉन्ग्रुएंट आए हैं ना तो फिर ये आपस में भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब है 2a और 4a आपस में भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम बोलेंगे ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूफ करके आए हैं कि इस सेट में भी कोई से दो नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं थे। ये देखिए मैंने इधर प्रूफ किया था ये कंट्राडिक्शन के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा भी नहीं हो सकता। इन्होंने तो यूनिक के ऊपर जाना ही है। इसमें से 2a और कोई 4a भी सेम नंबर पे नहीं जा सकते। तो आपको क्या लगता है फिर मैपिंग क्या होगी? आपकी मैपिंग यानी कि ए ने एक पे जाना है, 2a फिर 3a किसी और पे जाएगा तो आपकी मैपिंग 1 to 1 होगी। जब मैपिंग आपकी 1 to 1 है और दोनों के अंदर एलिमेंट्स भी बराबर हैं, हम ये भी प्रूफ करके आए हैं। सो इसका मतलब है जब एक के ऊपर एक मैं अब इसमें से मैं किसी को स्किप नहीं कर सकता, मैंने सभी को मैप करना है। तो जब मैं सभी को मैप कर दूंगा और उन पे एक को एक पे ही मैप करूंगा तो दोनों के अंदर सारे एलिमेंट्स, इधर से भी सारे एलिमेंट्स मैप हो जाएंगे, इधर से भी सारे एलिमेंट्स मैप हो जाएंगे, होंगे भी 1 to 1 एक एक पे। तो इस केस में हमारे पास अगर मैं हर नंबर इनमें से किसी एक के बराबर ही है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं रफली। तो जब इन सब की प्रोडक्ट लूंगा और इन सब की प्रोडक्ट भी लूंगा तो वो जो होल प्रोडक्ट है वो भी आपस में क्या होगी, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट ही होगी मॉड पी में। सो मैं इधर से ये लिख सकता हूं कि a 2a 3a एंड सो ऑन p-1a ये पूरी प्रोडक्ट जो है ना ये कॉन्ग्रुएंट होगी 1 2 3 एंड सो ऑन p-1 तक मॉड p में। इसमें से ए इसको मैं लहदा लिख लेता हूं। सो ये ए की पावर बन जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो पावर ऐड हो जाएगी। ए कितनी दफा आ रहा है, p-1 टाइम्स, और साथ में ये 1 2 3 एंड सो ऑन p-1 तक इन्हें मैं लहदा लिख लेता हूँ, ये जो सात कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं। इसी तरह इधर भी 1 2 3 एंड सो ऑन p-1 तक और साथ मॉड p, ये इससे कट जाएगा। सो ए की पावर p-1 जो है ना ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ये कट के 1 आ गया 1 मॉड p के।
ए की पावर पी लैदा कर लो, ए की पावर -1 लैदा कर लो, वो -1 पावर नीचे आगे ए की पावर +1 बनेगी, इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो इधर से आप लिख सकते हो ए की पावर पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए मॉड पी, कि यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 बहुत इजी है। अगर पी ए को डिवाइड करे, ठीक है, पी अगर डिवाइड करे अगर ए को, देखिए अगर पी ए को डिवाइड करेगा ना तो इसका मतलब ये होगा कि ए कॉन्ग्रुएंट किसके होगा फिर, 0 मॉड पी के, ठीक है। पी डिवाइड कर रहा है ए को तो रिमाइंडर 0 छोड़ेगा फिर डिवाइड करने के बाद। तो अगर ए 0 के कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हमें पता है ए की अगर मैं कोई पावर ले लूँ पी, अगर मैं ए की कोई पी पावर ले लूँ तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी 0 के ही, पावर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी उसको भी डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 देगा। 0 की जगह पे ए लगा सकते हैं मॉड पी में, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं इस 0 की जगह पे ए लगा देता हूँ, तो ये आपका रिजल्ट बन जाएगा ए पी कॉन्ग्रुएंट, 0 की जगह पे ए आएगा मॉड पी। तो ये रिजल्ट आपका केस नंबर 2 के लिए भी प्रूफ हो गया, जब पी डिवाइड करता है ए को तो। सो डिवाइड करे या ना करे, दोनों केसेस में रिजल्ट हमारे पास सेम ही निकलता है। सो ये इस लेक्चर में हमारे पास इतना ही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हमने बहुत सारी जगहों पे ये सेम कॉन्सेप्ट RRS का जो है वो यूज़ करना है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे आयलर्स थ्योरम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।